त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को पूर्ण होगा। उसके बाद 2 मई से 4 मई तक मतगणना का कार्य प्रस्तावित है। मतगणना के लिए 3 दिन निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इससे पहले भी अगर मतगणना पूर्ण हो गई तो मतगणना का कार्य समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको मतगणना कक्ष के बारे में बताएंगे और कक्ष में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को साथ में बताते चलेंगे। ये भी बताएंगे कि मतगणना कक्ष के जो 3 निर्धारित रूप होंगे, मतलब मतगणना कक्ष की संरचना किस किस तरह की होनी चाहिए, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, स्क्रीन पर आपको परिशिष्ट 1 क लिखा हुआ दिख रहा होगा। उसके नीचे लिखा है मतगणना कक्ष की संरचना। दरअसल मतगणना कक्ष की संरचना से संबंधित 3 परिशिष्ट हैं। एक है 1 क, दूसरा है 1 ख और तीसरा है 1 ग। हम आपको तीनों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले 1 क के बारे में बताते हैं। देखिए, मतगणना कक्ष की जो सबसे पहली संरचना है, जो परिशिष्ट 1 क के अंतर्गत बताई गई है। देखिए, जहाँ पर भी मतगणना होगी उस हॉल का जो एरिया होगा वो 20 बाई 25 फीट का होगा और इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसमें जो भाग 1 है, इसमें मतदान अभिकर्ता बैठेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो नीले कलर का शेप दिखाया गया है वो मतदान अभिकर्ताओं को प्रदर्शित करता है, यानी कि भाग 1 में आपके मतदान अभिकर्ता बैठेंगे। अब आप थोड़ा मतदान अभिकर्ताओं के बारे में सुन लीजिए। मतदान अभिकर्ता कौन हो सकता है? मतदान अभिकर्ता आपका प्रत्याशी भी हो सकता है, या प्रत्याशी ने जिसे निर्वाचन अभिकर्ता बनाया है वो भी हो सकता है, या मतदान अभिकर्ता भी हो सकता है। जिस तरह से जब आप चुनाव करवा रहे थे, जब पोलिंग एजेंट बन रहे थे, उसी तरह से मतगणना के लिए भी आपके एजेंट बनते हैं, जिन्हें मतदान अभिकर्ता कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सूचना है कि एक समय में एक प्रत्याशी का एक ही मतदान अभिकर्ता यहाँ पर उपस्थित होगा। तो दरअसल बनना तो केवल एक ही मतदान अभिकर्ता है। तो एक पद से संबंधित यहाँ पर 3 लोग हो गए। एक तो प्रत्याशी खुद हो गया, एक उसका निर्वाचन अभिकर्ता हो गया और एक उसका मतदान अभिकर्ता हो गया। तो एक समय में उन तीनों में से एक ही व्यक्ति ये जो भाग 1 वाला जो पोर्शन है उसमें उपस्थित रहेगा। अब यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के नीले रंग की 14 कुर्सियाँ दिखाई गई हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जब मतगणना हो रही है तो उस पद से संबंधित कितने प्रत्याशी हैं, उनके कितने एजेंट हैं के आधार पर बैठक व्यवस्था घट और बढ़ सकती है। अब देखिए, भाग 1 में जो मतदान अभिकर्ता बैठेंगे उनको अंदर आने के लिए जो रास्ता है वो ग्रीन कलर के एरो से शो किया गया है। अब ग्रीन कलर के एरो के बगल में आप 2 रेड कलर के राउंड शेप एरिया देख रहे होंगे। दरअसल वो सुरक्षा कर्मियों को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो एंट्रेंस होगा, भाग 1 का जो एंट्रेंस होगा उसके एंट्रेंस पे 2 सुरक्षाकर्मी खड़े होंगे। भाग 1 पर हमारी पर्याप्त चर्चा हो गई। अब आइए भाग 2 पर चर्चा करते हैं। भाग 1 और भाग 2 को जो बांटने वाली लाइन है, जो बीच में आप एक रेड कलर की लाइन देख रहे होंगे, दरअसल ये बैरिकेटिंग है। ये क्या होगा? लकड़ी की बल्लियां लगी होंगी और उस पर एक जाली लगी होगी। जाली के माध्यम से मतदान अभिकर्ता पूरी काउंटिंग को देख सकते हैं और जो बैरिकेटिंग हुई है उसकी मदद से मतदान अभिकर्ता ये जो भाग 2 वाला पोर्शन है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी कि उसमें अगर घुसने का प्रयत्न करें तो वो नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, भाग 2 में जो आप हरे रंग का रेक्टेंगल देख रहे हैं, दरअसल ये मतगणना सहायक को प्रदर्शित करता है। अब थोड़ा आप मतगणना सहायक के बारे में जान लीजिए। जिस तरह से आपकी पोलिंग पार्टी चुनाव कराने के लिए जा रही थी, तो वहाँ पर पीठासीन अधिकारी के अलावा 3 मतदान अधिकारी और होते थे, जिन्हें आप P1, P2 और P3 कहते थे। तो जिस तरह चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां बनती हैं, उसी तरह से मतगणना के लिए भी पोलिंग पार्टी बनती है। तो एक मतगणना की पोलिंग पार्टी में आपके 4 सहायक होते हैं, यानी कि 4 मतगणना सहायक होते हैं और एक पर्यवेक्षक होता है। तो ये जो ग्रीन कलर का जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, ये मतगणना सहायक का है। अब देखिए, उसी के बगल में आपको ब्लू कलर की आउटलाइन में लेकिन अंदर रेड कलर का है, एक स्क्वायर शेप्ड है, ये मतगणना पर्यवेक्षक का है। दरअसल मतगणना सहायक जब काउंटिंग कर लेंगे तो वो पूरी डिटेल मतगणना पर्यवेक्षक को देते हैं और वो उसके आधार पर अपना जितने भी प्रपत्र होते हैं वो भरता है। मतगणना सहायक और मतगणना पर्यवेक्षक के आगे जो पीले कलर का टेबल है, इसी पे सारे मतपत्र गिने जाते हैं। अतः आप इसे मतगणना मेज कह सकते हैं। मतगणना मेज और उसके किनारे किनारे जितने भी आपको ग्रीन कलर के जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहे हैं, जो मतगणना सहायक के हैं, और जो रेड कलर का आपको स्क्वायर शेप्ड एरिया दिख रहा है वो मतगणना पर्यवेक्षक का है। तो इनकी संख्या के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि इस मेज पर 2 पोलिंग पार्टियां काम करेंगी। अब आपको यहाँ पर स्टार या फ्लावर शेप दिख रहा होगा। दरअसल ये वीडियोग्राफर को डिनोट कर रहा है कि जो पूरी मतगणना होगी वो वीडियोग्राफी के माध्यम से शूट भी की जाएगी। तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है वो वीडियोग्राफर की होगी।
अब देखिए आपको यहाँ पर डार्क येलो कलर का एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। दरअसल ये निर्वाचन अधिकारी का टेबल होता है। इसके ठीक पीछे एक डार्क येलो कलर का रेक्टेंगल है और एक वाइट कलर का रेक्टेंगल है। तो जो वाइट कलर का रेक्टेंगल है वो निर्वाचन अधिकारी का है, यानी कि निर्वाचन अधिकारी को बैठने की कुर्सी है। उसके बगल में जो डार्क येलो कलर का रेक्टेंगल है वो सहायक निर्वाचन अधिकारी को बैठने की कुर्सी है। देखिए मतगणना के दौरान मतगणना सहायक या मतगणना पर्यवेक्षक को अगर कोई समस्या आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए वो निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख जाकर अपनी समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। अब देखिए भाग 2 में जो एंट्रेंस है, यानी कि मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और निर्वाचन अधिकारी को जो अंदर आने का एंट्रेंस होगा वो ग्रीन कलर के एरो से शो हो रहा है। अब देखिए लास्ट में एक पोजीशन रह गई है जो आपको एरो से शो हो रही है कि मतगणना के बाद जितने भी अभिलेख होंगे उनको सील करने का जो स्थान होगा वो आपको यहाँ पर एरो से शो हो रहा है। तो इस तरह हमने परिशिष्ट 1 क के अंतर्गत जो मतगणना कक्ष की संरचना होनी चाहिए वो आपको उचित संकेतकों के आधार पर बताया। अब हम बात करेंगे कि परिशिष्ट 1 ख के अंतर्गत जो मतगणना कक्ष की संरचना होनी चाहिए वो कैसी होगी। अभी तक हमने परिशिष्ट 1 क के अंतर्गत मतगणना कक्ष का जो संरचना होना चाहिए उसके बारे में हमने बात की। उसे आप वर्टिकल शेप्ड कह सकते हैं, लेकिन परिशिष्ट 1 ख के अंतर्गत जो मतगणना कक्ष का स्वरूप होना चाहिए या संरचना होनी चाहिए उसे हम पैरेलल शेप्ड कहेंगे, यानी कि जो मतगणना हॉल होगा उसकी जो संरचना होगी वो पैरेलल शेप्ड होगी। अब देखिए पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, यानी कि परिशिष्ट 1 क में जो आपने संरचना देखी थी ठीक वैसी ही संरचना होगी, लेकिन उसके समानांतर ठीक वैसी ही व्यवस्था एक और होगी। इसमें मतगणना से संबंधित जो पूरी एक टीम होगी और उनके जो मतदान अभिकर्ता होंगे ठीक उसके पैरेलल एक व्यवस्था ठीक उसी तरह की होगी। बाकी जितने भी आपको आकृतियां और संकेतक दिख रहे हैं ठीक परिशिष्ट 1 क में जैसा जैसा हमने आपको बताया था, आप उसी के आधार पर इसे भी समझ सकते हैं। यानी कि आप इसे एक तरह से और समझ सकते हैं कि परिशिष्ट 1 क में मतगणना कक्ष की जो हमने आपको संरचना बताई, अगर एक बड़ा सा हॉल हो जाए और ठीक उसी तरह की व्यवस्था समानांतर एक और हो जाए, यानी कि मतगणना की जो व्यवस्था है एक और हो जाए उसी के ठीक पैरेलल, तो उसे पैरेलल शेप्ड मतगणना कक्ष कहा जाएगा। इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए मतगणना से संबंधित जितने भी आपके अधिकारी या सहायक होते हैं वो एक एरिया में होंगे और जितने भी मतगणना अभिकर्ता होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं जिनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अब तीसरी और अंतिम जो संरचना होती है मतगणना कक्ष की वो होती है यू शेप्ड। इसमें आप देख भी रहे होंगे कि मतगणना से संबंधित जितने भी आपके सहायक या पर्यवेक्षक हैं और उनके सामने की जो मेज है उसकी जो पोजीशन आपको दिख रही होगी वो यू शेप में दिख रही होगी और ये सारे लोग एक तरफ होंगे। और इसमें जो आपके मतगणना अभिकर्ता होते हैं उनकी जो पोजीशन है वो बाहर की तरफ है और वो भी यू शेप में है। ये रेड कलर की जो लाइन आपको दिख रही है वो बैरिकेटिंग है, यानी कि यहाँ पर जाली लगी होगी और आपकी बल्लियाँ लकड़ी वगैरह लगी होंगी कि जिससे मतदान अभिकर्ता का कोई हस्तक्षेप न हो पाए। इसमें भी जितनी आकृतियाँ और संकेतक दिख रहे हैं जो हमने आपको परिशिष्ट 1 क में बताया उसके आधार पर आप इसको समझ सकते हैं।